हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है और जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखो फ्रेंड्स, जो आपका ई अध्याचन पोर्टल है, इसमें जो भी कमियां थी वो दूर हो चुकी हैं और पोर्टल बिल्कुल रेडी है और इसी सप्ताह इसे लाइव कर दिया जाएगा। मतलब अब जो ई अध्याचन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिला के 24,000 से ज़्यादा पद हैं जिस पर अध्याचन भेजे जाएंगे। और देखो फ्रेंड्स, ये जो 24,000 पद हैं, इनमें कौन कौन से पद हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर लिखा गया है कि एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ जो संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं उसके पदों का अध्याचन भी तैयार है। तो एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 950 पद हैं, प्राचार्य के लगभग 100 पद हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के लगभग 1500 पद हैं, जबकि प्रधानाध्यापक के लगभग 1000 पद हैं। प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के करीब 2700 पद रहेंगे। सर्वाधिक पद टीजीटी के लिए हैं, यानी कि सहायक अध्यापक के लिए 16,100 पद रहेंगे आपके टीजीटी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के करीब 1,890 पद रहने वाले हैं। और अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कुल मिला के लगभग 24,000 से ज़्यादा रिक्तियों का परीक्षण शिक्षा निदेशालय ने कर लिया है। और इसके अलावा बेसिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी स्कूल, एडेड जूनियर हाई स्कूल, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालयों की भी शिक्षक भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से होनी हैं, लेकिन इन विभागों की नियमावली अभी तैयार नहीं है। तो आपको जो सबसे बड़ी भर्ती है जो कि मिलने वाली है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी की है। और अब जो टीजीटी में रिक्त पद बताए जा रहे हैं ये 16,100 पद हैं टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए कुल 2,700 पद हैं। यानी कि इस बार पीजीटी के जो पद हैं वो टीजीटी से बहुत ही कम है और सबसे अधिक डिमांड टीजीटी की ही रहती है। तो टीजीटी के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और नियमावली बिल्कुल वही रहेगी जो अब तक रही है, यानी कि उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपकी उम्र अगर 60 वर्ष तक है देन यू आर एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी उम्र चाहे जो कुछ हो, 21 से 60 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट की एज तक भी आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ थी उनको दूर कर दिया गया है और अब ये दावा किया जा रहा है कि ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष भर से ज़्यादा समय ली, लेकिन फ़िलहाल अब ये बिल्कुल ठीक है और अब इसे कभी भी लाइव करके इस पर जो अध्याचन दिया जाएगा और अध्याचन के बाद फिर आपका जो विज्ञापन है ये प्रकाशित किया जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है और लंबे समय से आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, यहाँ पर खबर ये भी है कि 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी आज से भरेंगे डीएलएड संस्थान का विकल्प। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएलएड के लिए इस बार जो आवेदन हुए हैं लगभग 1 लाख सीटें जो हैं वो खाली होने वाली हैं। 1,24,230 तक के अभ्यर्थी संस्थान का विकल्प चुनेंगे जिन्हें 23 जनवरी को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 1 लाख पद तो इस बार खाली होने वाले हैं। updled.gov.in पर जाकर आज जो अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंक 1 से 20,000 के बीच में है वो आवेदन आज करेंगे, यानी कि आज उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों, प्रतियोगियों ने मांगा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण। कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि कर्मचारी यानी कार्मिक विभाग ने जब ये जानकारी मांगी थी यूपी ट्रिपल एससी से, तो यूपी ट्रिपल एससी ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि अगर हम इस प्रकार से कोई भी कट ऑफ लगाते हैं तो कुछ प्रशासनिक और वैधानिक दिक्कतें, कानूनी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, तो हम इस प्रकार से कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करेंगे और जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रकार से प्रक्रिया चलेगी। दोस्तों, होता ये है कि कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें 0 अंक तक वाले भी कंसीडर कर लिए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन वहीं पर कुछ बड़ी भर्तियां होती हैं जैसे कि लेखपाल हो गया, लोअर हो गया, तो इसमें संभावना बन रही है कि एक निश्चित कट ऑफ जाएगी। मतलब जो हाई कट ऑफ वाले बच्चे हैं जिनके अंक काफ़ी अच्छे हैं बस वही लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। तो अभ्यर्थी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि यूपीटीटी और सीटीईटी परीक्षा की तरह यहाँ पर भी एक निश्चित अंकों की कट ऑफ क्यों नहीं लगाई जाती है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी ने तो मना कर दिया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अभी भी हौसला नहीं हारा है, वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं
अब देखना ये है कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम सामने आता है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप से तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर भी ई-बुक के रूप में उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और GS के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com। इस पर विजिट करके आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दी जाती है, ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें तो आरक्षण और निवास प्रमाण पत्र की तिथि ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की चिंता। यहाँ पर देखिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात हो रही है, जिसमें अभी तक तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आई, लेकिन अब जब अंततः काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो इसमें मुख्य रूप से 2 दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहली दिक्कत ये सामने आ रही है दोस्तों कि प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थी वित्त विहीन विद्यालय द्वारा पद का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण BSA द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने से परेशान है। तो उनके साथ ही अब सहायक अध्यापक पद के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण और निवास प्रमाण पत्र की तिथि ने उलझन में डाल दिया है। अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण व निवास प्रमाण पत्र 3 मार्च 2021 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, जबकि चयनित कई अभ्यर्थियों ने ये दोनों अभिलेख आवेदन शुरू होने और समाप्त होने के बीच में लगाया है। मतलब ये कि आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी 3 मार्च से और चली थी 17 मार्च तक। तो अब जो शर्त है उसके मुताबिक जो आपका आरक्षण, रिजर्वेशन और डोमिसाइल है, ये 3 मार्च 2021 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों के पास जिनका इनके बाद बना है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा या किया जाएगा। फिलहाल आज ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये न्यूज़ मिल जाती है ठोस रूप से तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तिथि के बीच में ये आपके रिजर्वेशन प्लस डोमिसाइल प्रमाण पत्र एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल तो नियम यही है कि 3 मार्च 2021 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा है नहीं, तो सीटें खाली भी जा सकती हैं। हालांकि डबल लोगों को बुलाया गया है, यानी कि जितनी सीटें हैं उसके 2 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो कुछ लोग ऐसे भी बाहर हो सकते हैं जिनके अंक तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन जिनके सर्टिफिकेट मैच नहीं हो पाएंगे। फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोस्तों और 12 फरवरी तक चलेगी। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आउटसोर्सिंग के प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन अनिवार्य। तो फ्रेंड्स, बात ये हो रही है कि आजकल बहुत सारी भर्तियां हैं। ECC एजुकेटर अभी बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां हुई हैं, तो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक करवाया नहीं जाता था, लेकिन अब जबकि जो आप जानते हैं कि अभ्युदय कोचिंग में जो कोऑर्डिनेटर हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर, उनके द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर ली गई। तो अब ये मामला बन रहा है कि अब जो भी भर्ती की जाएगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो उनका अच्छे से वेरिफिकेशन होगा 3 महीने के अंदर। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग से जुड़े मामलों में स्पष्ट शासनादेश जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्सिंग के जरिए की जाने वाली सभी नियुक्तियां पूरी तरह निर्धारित नियमों, मानकों, प्रक्रियाओं और पारदर्शिता के अनुरूप हों। दस्तावेज व पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। तो सारी प्रक्रिया अब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर अभ्युदय योजना के तहत कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती किए गए, तो उसमें एलिजिबिलिटी थी कि वो मुख्य परीक्षा पास हो, यानी कि PCS की मुख्य परीक्षा जो पास हैं वही लोग यहाँ पर कोर्स कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी एंट्री ले ली, कोर्स कोऑर्डिनेटर बन गए और 2 सालों से इसका लाभ भी उठा रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं कि वो मेंस पास नहीं थे, केवल प्री ही पास थे। 3 महीने के अंदर होगी मौजूदा कर्मियों की जांच। तो अब ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है फॉर द जो यूपी स्कॉलरशिप के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति और जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में। तो 2023 की जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है और ये कहा गया है कि जो व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ तभी दिया जाएगा जब उनका प्रवेश पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
मतलब अगर मैनेजमेंट कोटा, स्पॉट एडमिशन के अलावा किसी भी प्रकार की गैर पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हालांकि सामान्य वर्ग के छात्रों को भी समान लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें दोस्तों इस प्रकार से निकल के सामने आ रही हैं, और जो लोग भी आज जीएस के पेड ग्रुप में हैं वो इस बात को ध्यान दें कि आज आपका फिर से ऑनलाइन टेस्ट है, और ये टेस्ट शाम को 6 बजे लाइव किया जाएगा। तो 6 बजे बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, और आप लोगों को लिंक शेयर किया जाएगा, और इसके बाद आज आपका टेस्ट है। हालांकि इसके पहले जो टेस्ट हुए हैं उनकी आंसर की आपको दे दी गई है, आप ग्रुप में जाकर टेस्ट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज से फिर ठंड बढ़ने वाली है। 2 दिनों तक तो आपको काफ़ी राहत मिली, तापमान भी 3 से 5 डिग्री तक ऊपर गया, लेकिन अब फिर से जो तापमान है 5 डिग्री तक गिरने वाला है। मतलब धूप खिलने से 2 दिनों की राहत के बाद मौसम फिर बदलेगा। एग्जैक्टली सोमवार से प्रदेश में विक्षोभ का असर खत्म होगा, और पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवाओं के असर से ठंड फिर कंपकपाएगी। पारे में गिरावट के साथ गलन बढ़ेगी और शीतलहर जैसे हालात बनने के आसार हैं। तो मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 6 जिलों गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और संभल में शीतलहर की संभावना जताई है। साथ ही अगले 3 दिनों में दिन और रात के पारे में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मतलब तैयार रहिए हाड़ कपाने वाली ठंड के लिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी उच्च शिक्षा निदेशक का चयन। तो विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने दिए निर्देश। इसका कोई खास मतलब तो निकलता नहीं। तथ्य छिपाने और अदालत को गुमराह करने पर कोर्ट ने याची पर लगाया 20,000 मुकदमा। तथ्य छिपाने और अदालत को गुमराह करने पर कोर्ट ने याची पर लगाया 20,000 जुर्माना। मतलब अगर गलत सूचना देकर आप एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि कोर्ट से आप मनमानी कर लें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अंततः आपको मुंह की ही खानी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आपका एक दूसरा चैनल भी है जिसे आप ओनली जीएस मास्टर क्लास लिखकर सर्च कर सकते हैं, और अब इस ओनली जीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन मॉर्निंग में 15 प्रश्नों की एक सीरीज जीएस के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, ताकि जीएस का रिवीजन आपका होता रहे, आपका टेस्ट चलता रहे। क्योंकि अगर आप जीएस के टच में नहीं रहेंगे तो दिक्कतें तो सामने आती हैं, क्योंकि रिवीजन बस यही एकमात्र रास्ता होता है तथ्यों को याद करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिदिन 15 प्रश्नों का ये टेस्ट लगाएं, तो बिल्कुल आप ओनली जीएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को एक बार विजिट कर लें। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।